भारत और कनाडा के दरमियान खालिस्तान के मसले पर एक बड़ा सिफारती तनाज़ा शुरू हो चुका है। 14 अक्टूबर को कनाडा ने 6 भारतीय डिप्लोमेट्स को अपने मुल्क से निकल जाने का हुक्म दिया। कैनेडियन हुकूमत का इल्जाम था कि ये डिप्लोमेट्स कनाडा में खालिस्तान के हामी सिखों के खिलाफ वायलेंस में मुलव्वस हैं। खास तौर पर एक सिख अलहदगी पसंद रहनुमा के कत्ल में इन जैसे लोगों का ही हाथ है। कनाडा के इस सिफारती इकदाम के जवाब में भारतीय हुकूमत ने भी 6 कैनेडियन डिप्लोमेट्स को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। खालिस्तान की तहरीक आखिर है क्या? इस तहरीक ने कैसे जन्म लिया और ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था जिसके जरिए भारतीय हुकूमत ने इस तहरीक को कुचलने की भरपूर कोशिश की? ये तहरीक अब कनाडा में कैसे फल फूल रही है और भारतीय हुकूमत इसको कुचलने के लिए क्या कोशिशें कर रही है, ये हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। खालिस्तान का लफ्ज़ खालिसा से निकला है और खालसा का लफ्ज़ अरबी के लफ्ज़ खालिस से वजूद में आया है। खालिस, जिसे इंग्लिश में प्योर कहते हैं, इस लफ्ज़ की मुनासबत से सिख कम्युनिटी खुद को खालसा भी कहती है, जिसका मतलब है खालिस लोग या फिर प्योर लोग या प्योर पीपल। लेकिन सिखों में खालिसा का लफ्ज़ एक स्पेशल कम्युनिटी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस कम्युनिटी को सिखों के 10वें गुरु गोबंद सिंह जी ने 1699 में तैयार किया था। ये कम्युनिटी उन बहादुर सिख जवानों पर मुश्तमिल थी जो अपने मजहब को डिफेंड करने के लिए कट मरने पर भी तैयार थे। इस कम्युनिटी में हर मर्द के लिए सिंह यानी शेर और हर औरत के लिए कोर यानी शहजादी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू किया गया। इस कम्युनिटी का नाम खालसा रखा गया और इसके मर्दों के पास 5 चीज़ों का होना लाजमी था, जिन्हें 5K भी कहा जाता था, क्योंकि इन सब की शुरुआत उर्दू में काफ और इंग्लिश में के से होती है। पहला लफ्ज़ केश यानी बाल, दूसरा कंघा, तीसरा कड़ा, चौथा कच्छा यानी अंडरगारमेंट और 5वां करपान यानी दुश्मन से मुकाबले का हथियार, जिसको के करपान कहा जाता है। इन्हीं खालिसा लोगों ने आगे चलकर पंजाब में सिख सल्तनत की बुनियाद रखी। महाराजा रंजीत सिंह भी एक खालसा सिख थे। इस खालसा के लफ्ज़ से फिर खालिस्तान निकला, जिसका मतलब है पाक लोगों की सरजमीन। जैसे पाकिस्तान का मतलब पाक लोगों की सरजमीन है, वैसे ही खालिसा का मतलब पाक लोगों की सरजमीन ही है। खालिस्तान की तहरीक 1947 में भारत की आज़ादी के साथ ही शुरू हो गई थी। सिखों का एक तबका पहले दिन समझ रहा था कि अगर पाकिस्तान और भारत मजहब के नाम पर अलग अलग मुल्क बन सकते हैं, तो सिखों का आज़ाद मुल्क खालिस्तान भी बन सकता है। इस तहरीक के नतीजे में भारतीय हुकूमत ने पंजाब को हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से अलग करके एक सूबा बना दिया। इस तरह ये कोशिश की गई कि सिख आज़ादी की बात हरगिज़ ना करें और इंडिया के अंदर ही इनकी अपनी रियासत बन जाए। लेकिन सिख रहनुमा सिर्फ सूबे के क़याम से हरगिज़ मुतमिन नहीं थे, उन्हें अपना अलग और आज़ाद वतन चाहिए था। इसके बाद खालिस्तान की तहरीक तेज़ से तेज़ तर होती चली गई और आखिरकार 1970 की दिहाई में इंदिरा गांधी के दौर में ये पुरतशद्दुद हो गई। इस दौरान सिखों की गिरफ्तारियां और ताकत के इस्तेमाल के जवाब में सिखों ने भी हथियार उठाना शुरू कर दिए। फिर जगह जगह बम धमाके और फायरिंग के वाकयात होने लगे। इस दौरान सिखों के एक नए और नौजवान लीडर उभर कर सामने आए। उनका नाम जरनैल सिंह भिंडरांवाला था। जरनैल सिंह भिंडरांवाला सिखों की मशहूर ज़माना दमदमी टिकसाल के बहुत बड़े लीडर थे। उन्हें सुन्नत यानी बुजुर्ग का नाम भी दिया जाता था। वो खालिस्तान मूवमेंट के हामी थे। उन्होंने इस तहरीक के लिए बहुत कोशिशें की और आखिर में हथियार उठा लिए। हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की तो वो अपने साथियों के साथ अमृतसर में सिखों की सबसे मुकद्दस इबादतगाह गोल्डन टेम्पल में मुंतकिल हो गए। यहाँ उनके साथियों ने मोर्चे संभाल लिए। उन्होंने पूरी बिल्डिंग को अपने कंट्रोल में लेकर इसमें जदीद हथियार नस्ब कर दिए थे। इनके सिपाही रॉकेट लॉन्चर से भी लैस थे। वो भारतीय फौज के किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार थे। भारतीय फोर्सेस ने गोल्डन टेम्पल को घेरे में लेकर ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर दी। भारतीय हुकूमत ने शुरू में गोल्डन टेम्पल पर हमले का फैसला नहीं किया। भारतीय वजीर आजम इंदिरा गांधी और उनकी खुफिया एजेंसी रॉ ने फौजी ऑपरेशन की बजाय जरनैल सिंह भिंडरांवाला को ही
रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया। इसके लिए इंडियन एजेंसी रॉ ने ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 से राब्ता किया। MI6 के एजेंट्स दिल्ली भी पहुंचे। ये फैसला किया गया कि हेलीकॉप्टर के जरिए गोल्डन टेम्पल पर कमांडो एक्शन किया जाएगा। कमांडोज हेलीकॉप्टर से रस्सियों के जरिए इमारत में दाखिल होंगे और जरनैल सिंह भिंडरावाला को अगवा कर लेंगे। इसके बाद उन्हें हेलीकॉप्टर में वहां से मुंतकिल कर दिया जाएगा। इसके बाद गोल्डन टेम्पल में मौजूद सिख जंगजू खुद ब खुद हथियार डाल देंगे, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं होगा, या फिर उन्हें बड़ी आसानी से कुचल दिया जाएगा। जरनैल सिंह भिंडरावाला को अगवा करने की इस कार्रवाई को ऑपरेशन सनडाउन का नाम दिया गया था। ये सारा मंसूबा भारतीय एजेंसी रॉ के सरबरा रामनाथ काव के जहन की पैदावार था। इस ऑपरेशन में रॉ के एक खुसूसी कमांडो यूनिट SFF ने हिस्सा लेना था। इस यूनिट में फौज, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस और सेंट्रल रिजर्व फोर्स के 150 मुंतखब अहलकार शामिल थे। इस कमांडो यूनिट के पास अपने 2 MI हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद थे। इन्हीं हेलीकॉप्टर्स में जरनैल सिंह भिंडरावाला को अगवा करके ले जाया जाना था। इस मकसद के लिए कुछ बुलेट प्रूफ गाड़ियों का भी बंदोबस्त किया गया था। रॉ के कमांडो यूनिट ने अपना एक जासूस भी जरनैल सिंह की मुखबरी करने के लिए गोल्डन टेम्पल में भेजा था। इस जासूस की मदद से गोल्डन टेम्पल का पूरा नक्शा तैयार करके जरनैल सिंह को गायब करने की प्लानिंग की गई थी। और फिर वो दिन आन पहुंचा जब भारतीय अफसरों ने अप्रैल 1984 में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी को इस ऑपरेशन पर ब्रीफिंग भी दी थी। इंदिरा गांधी ने यह तफसील सुनने के बाद इन अफसरों से एक ही सवाल किया। उनका सवाल था, इस ऑपरेशन में कितने लोग मर सकते हैं? उन्हें जवाब दिया गया कि हम अपने दोनों हेलीकॉप्टर्स खो सकते हैं और 150 कमांडोज की नफरी में से 20% यानी तकरीबन 30 कमांडोज मारे भी जा सकते हैं। इस नुकसान का अंदाजा होने के बाद इंदिरा गांधी ने पूछा कि इसमें कितने आम शहरी मारे जाएंगे, तो इसका जवाब भी ये था कि ऑपरेशन के दौरान गोल्डन टेम्पल में मौजूद 20% आम लोग मारे जाएंगे। इंदिरा गांधी ने तमाम मामलात पर गौर करने के बाद इस ऑपरेशन की मंजूरी नहीं दी। ऑपरेशन सनडाउन खत्म कर दिया गया और इसकी जगह एक नया ऑपरेशन लॉन्च करने का फैसला हुआ, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम दिया गया था। इसमें भारतीय फौज ने टैंकों के जरिए गोल्डन टेम्पल पर हमला करना था। ये ऑपरेशन बहुत खतरनाक था, क्योंकि इस ऑपरेशन के वक्त गोल्डन टेम्पल में आम लोग बड़ी तादाद में मौजूद थे। ये सब आम सिख यात्री थे जो इस जगह इबादत के लिए जमा हुए थे। इसके बावजूद इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन की इजाजत दे दी। 1 जून 1984 को ये ऑपरेशन शुरू हो गया। ये ऑपरेशन अगले कई रोज तक जारी रहा। इसमें 83 यानी 83 भारतीय फौजी हलाक हो गए और सैकड़ों जख्मी हुए। टैंकों की गोलाबारी से गोल्डन टेम्पल की इमारत को भी शदीद नुकसान पहुंचा। सिखों की मशहूर लाइब्रेरी भी जलकर राख हो गई। इसके अलावा न जाने कितने बेगुनाह सिख यात्री भी मारे गए। सिखों के मरकजी लीडर जरनैल सिंह भिंडरावाली ने भारतीय फौज का मुकाबला करते हुए जान दे दी। ऑपरेशन ब्लू स्टार सिख हिस्ट्री में एक तकलीफ देह बाप के तौर पर जाना जाता है। इसमें बहुत से सिखों ने अपनी जानें दे दी थी, लेकिन सिखों की यह आजमाइश ऑपरेशन ब्लू स्टार के साथ खत्म नहीं हुई। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी को इस ऑपरेशन की कीमत अपनी जान देकर चुकाना पड़ी। 31 अक्टूबर 1984 के दिन उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने उन्हें दिन दिहाड़े गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। इसके रद्द अमल में दिल्ली में हिंदू सिख फसादात शुरू हो गए। हजारों सिखों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इसके बाद भी सिखों के मसाइल खत्म नहीं हुए। सिखों ने आजादी की तहरीक शुरू कर दी और पंजाब में जगह जगह पुलिस से उनकी झड़पें शुरू हो गईं। भारतीय फोर्सेस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस ने सिख बागियों को सख्ती से कुचला। हजारों सिख गिरफ्तार हुए या मुल्क से फरार होने पर मजबूर हो गए। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद 15 बरस के अरसे में ये तहरीक पंजाब से बड़ी हद तक खत्म कर दी गई थी, लेकिन खालिस्तानी सिखों की बड़ी तादाद भारत से कनाडा चली गई। आज भी ये लोग कनाडा में रहते हैं और आजाद खालिस्तान की तहरीक चला रहे हैं। इस वक्त कनाडा में सिख कम्युनिटी की तादाद तकरीबन 8 लाख से जायद हो चुकी है। ये कनाडा की कुल आबादी का 2.1% हिस्सा बन चुके हैं। इनमें बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो पंजाब को खालिस्तान के नाम पर एक आजाद रियासत बनाना चाहते हैं। सिख कम्युनिटी के लोग कैनेडियन पार्लियामेंट में भी मौजूद हैं। 2016 में कैनेडियन वजीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो
ने कहा कि मेरी कैबिनेट में मोदी से भी ज्यादा सिख मौजूद है। 2021 के जनरल इलेक्शंस में 18 सिख नुमाइंदे मुंतखब होकर कैनेडियन पार्लियामेंट में पहुंच गए। सिखों ने कनाडा में बड़े पैमाने पर खालिस्तान के हक में सियासी सरगर्मियां शुरू कर रखी हैं। कनाडा भर में कायम बहुत से गुरुद्वारों में आप कहीं भी चले जाएं, वहाँ इस तहरीक की हिमायत नजर आती है। गुरुद्वारों के अंदर खालिस्तानी झंडे लहराए जाते हैं या फिर 1980 की दहाई के पंजाब की मुसल्लह तहरीक के लीडर्स की तस्वीर आपको वहां पर नजर आएंगी। इनमें जरनैल सिंह भिंडरावाला की तस्वीरें भी शामिल होती हैं। अक्सर इन गुरुद्वारों में जो लोग जमा होते हैं वो 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार पर बातचीत करते हैं। सिखों के कत्ले-आम के मुजरिमों को सजा न मिलने और जेलों में बंद अलहदगी पसंद सिख कैदियों की रिहाई जैसे मामलात पर भी बातचीत की जाती है। गुरुद्वारों में अक्सर खालिस्तान के हामी रहनुमा तकरीरें करते भी नजर आते हैं। कनाडा में खालिस्तान की आज़ादी के लिए जो तंजीम सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक है वो सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ है। इसे इंडियन हुकूमत ने दहशतगर्द तंजीम करार देकर इस पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन कनाडा में इस पर कोई पाबंदी नहीं है और ये तंजीम हर गुरुद्वारे में सरगर्म है। सिर्फ कनाडा में ही नहीं बल्कि सिख तंजीमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और बरतानिया में भी बहुत ज्यादा सरगर्म हो चुकी हैं। 2021 में सिख फॉर जस्टिस तंजीम ने अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, इटली, न्यूजीलैंड और स्विट्जरलैंड में खालिस्तान पर रेफरेंडम भी कराया था। कनाडा में इस रेफरेंडम के 4 राउंड हुए थे, जिनमें 4 लाख के करीब सिखों ने खालिस्तान के क़याम के हक में वोट दिया था। इस सूरत हाल को देखकर भारत की मोदी सरकार शदीद परेशान है। वो कनाडा और दूसरे मुल्कों पर दबाव डाल रही है कि वो सिख अलहदगी पसंदों के खिलाफ कार्रवाइयां करें, लेकिन दूसरे मुमालिक खास तौर पर कनाडा भारत के इस दबाव को नहीं मान रहा। कनाडा ये समझता है कि इसके मुल्क में सब लोगों को बात करने की आज़ादी है, इसलिए खालिस्तान के हामी भी मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। इसी दौरान कनाडा और अमेरिका में खालिस्तानी सिखों पर कातलाना हमलों के वाक़यात होने लगे, जिनके इल्ज़ामात कनाडा के अलावा अमेरिका ने भी भारत पर लगाए हैं। इनमें पहला वाक़या सिख अलहदगी पसंद रहनुमा हरदीप सिंह निजार का कत्ल था। वो भारतीय पंजाब के शहर जालंधर में पैदा हुए थे। नौजवानी में वो खालिस्तान की तहरीक में शामिल हो गए। भारतीय हुकूमत इन पर एक मिलिटेंट तंजीम खालिस्तान टाइगर फोर्स के साथ शामिल होने का इल्जाम लगाती थी। 1990 की दहाई में वो गिरफ्तारी से बचने के लिए कनाडा चले गए। यहाँ भी वो खालिस्तान की आज़ादी के लिए तहरीक चलाते रहे। 18 जून 2023 को उन्हें ब्रिटिश कोलंबिया के एक गुरुद्वारे में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। जब कैनेडियन पुलिस ने इस कत्ल की तहकीकात की तो उन्हें शक हुआ कि इसमें भारतीय हुकूमत या भारतीय इंटेलिजेंस एजेंट्स का हाथ ज़रूर है। इसके बाद से कनाडा और भारत के ताल्लुकात ख़राब होने लगे। कनाडा ने अमेरिका से भी इस हवाले से मदद मांगी। सितंबर 2023 में जब अमेरिकी सदर जो बाइडन G20 समिट के लिए भारत आए तो उन्होंने भी नरेंद्र मोदी से इस मामले पर बातचीत की, लेकिन मोदी जी टस से मस नहीं हुए। उन्होंने ये इल्ज़ामात मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिए। लेकिन अमेरिका इस मामले में कनाडा की क्या मदद करता, उसके अपने मुल्क में भी सिख अलहदगी पसंदों पर हमले शुरू हो गए। एक सिख लीडर गौर पतोनत सिंह पन्नू को कत्ल करने की साजिश बेनकाब हुई। इस साजिश में 2 इंडियन शहरियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। एक का नाम विकास यादेव जो भारतीय हुकूमत का मुलाजिम है और दूसरा शख्स निखिल गुप्ता अमेरिकन पुलिस की हिरासत में है। इन लोगों पर पैसे लेकर एक अमेरिकी शहरी को अमेरिकी सरजमीन पर कत्ल करने की कोशिश करने का इल्जाम है। इस मुकदमे की पैरवी सिख तंजीमें कर रही हैं। भारत सिख अलहदगी पसंदों पर हमलों में किस हद तक मुलव्वस है, इसका अंदाजा इन्वेस्टिगेशंस के बाद हो जाएगा। फिलहाल तो कनाडा खुलकर भारतीय हुकूमत पर तनकीद कर रहा है और इसे हरदीप सिंह निजार के कत्ल का जिम्मेदार करार दे रहा है। जाहिर है ये बात वो ठोस सबूत के बगैर तो नहीं कर रहा, लेकिन दूसरी तरफ मोदी सरकार ने ये ऐलान कर रखा है कि जस्टिन ट्रूडो भारत की सिख कम्युनिटी को खुश करने के लिए और उनके वोट्स हासिल करने के लिए भारत पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। यानी सियासी फ़ायदे के लिए वो भारत के साथ खामखा झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन कनाडा में खालिस्तानी सिख रहनुमा कहते हैं कि कनाडा के तमाम सिख जस्टिन ट्रूडो के साथ नहीं है। इनकी एक बड़ी तादाद कनाडा के दूसरी सियासी पार्टीज को वोट देती है। इसलिए ये कहना गलत है कि जस्टिन ट्रूडो सिर्फ सियासी फायदे के लिए ये इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि ऐसे इल्ज़ाम तराशी के ज़रिए भी वो नए सिख वोटर्स को अपनी तरफ मुतवज्जो नहीं कर सकते।
اس کا مطلب صاف ہے کہ کینیڈا صرف پالیٹکس کے لیے نہیں بلکہ فریڈم آف ایکسپریشن کی خاطر بھارت سے جھگڑا مول لے رہا ہے۔ دوسری طرف بھارتی حکومت دنیا بھر میں پھیلتی ہوئی خالصتان کی تحریک سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ وہ اسے ہر قیمت پر دبانا چاہتی ہے، خواہ اس کے لیے اسے دوسرے ملکوں سے دشمنی ہی کیوں نہ مول لینی پڑے۔ ابھی تو صرف کینیڈا اور امریکہ میں چند واقعات ہوئے ہیں، اگر یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا تو آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، برطانیہ، جرمنی اور اٹلی سمیت بہت سے ملکوں میں ایسے واقعات ہو سکتے ہیں۔ ایسے واقعات کا نتیجہ بھارت اور ان تمام ممالک کے درمیان کشیدہ تعلقات کی صورت میں برآمد ہوگا۔ لیکن مودی سرکار سمجھتی ہے کہ اگر بھارت اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کسی بھی ملک سے ٹکر لے سکتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں بھارت اور دوسرے ملکوں کے درمیان مزید تنازعات دیکھنے کو ملے۔ آپ نے سکھوں کی خالصتان تحریک اور اس کی تاریخ پر شاندار ویڈیو دیکھی۔ اگر آپ چین اور بھارت کی فوجی طاقت کا کمپیریزن دیکھنا چاہتے ہیں تو اس لنک پر کلک کیجیے۔ اس دوسرے لنک پر کلک کر کے آپ ایران اور اسرائیل کی فوجی طاقت کا کمپیریزن بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ تیسرے لنک پر آپ دیکھ سکتے ہیں لڑاکا طیاروں پر بنائی گئی ہماری شاندار ویڈیو۔